दोस्तों नमस्कार। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, यानी कि गांधीज्म पे डिस्कस करेंगे। और गांधी की फिलोसफी क्या थी, गांधी का स्वराज क्या था, गांधी सर्वोदय की अवधारणा क्या थी, गांधी के राम राज्य की अवधारणा क्या थी, गांधी जी के अनुसार समाजवाद क्या था और गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप क्या था, है ना। तो ये गांधीवाद के अंदर आती है ये सारी चीजें, स्वराज, सर्वोदय, राम राज्य, समाजवाद, ट्रस्टीशिप। हम इन सारी चीजों के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे ताकि गांधीवाद के बारे में आपकी समझ बेहतर हो और निबंध लिखते समय आप इसे इस्तेमाल कर पाओ और अच्छे तर्क और उदाहरण आप दे पाओ, है ना। हम इसी में ही समझेंगे कि गांधी जी का ग्राम अर्थव्यवस्था का क्या कंसेप्ट था, गांधी जी क्यों वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे और उसे एक तरह से लागू करने का मतलब प्रयास या फिर उसके हिमायती थे। इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी क्या सोचते थे और पंचायत व्यवस्था और न्यायालय व्यवस्था, इन सारी चीजों के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा आखिर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम पूंजीवाद और मार्क्सवाद का जहां भी तुलना करनी पड़े ताकि हम गांधीवाद को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए, वो चीज भी हम करेंगे और समझेंगे कि गांधीवाद कहाँ स्टैंड करता है पूंजीवाद और मार्क्सवाद के कंपैरिजन में। इसमें हम बात करेंगे कि गांधी जी के अनुसार समाजवाद क्या था ना, सोशलिज्म क्या है, कि सोशलिज्म की गांधी जी की क्या अवधारणा है। तो सोशलिज्म के अंदर अगर बात करेंगे तो हम सोशलिज्म के अंदर ही आएगा ट्रस्टीशिप की अवधारणा, सर्वोदय की अवधारणा और स्वराज की अवधारणा। ये तीनों अवधारणा मिलके ही समाजवाद के कंसेप्ट को आकार देगी और जब ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट हो जाएगी तो उससे जो सोसाइटी बनेगी, उससे जो समाज बनेगा, वो ही गांधी जी का राम राज्य होगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग अंग ना होके गांधीवाद के, मतलब एक शरीर के ही सारे अंग हैं, सारे मिलकर एक पूरी चीज को, कंसेप्ट को बनाते हैं। हम जब इन सारी चीजों को समझ लेंगे तो हमारी समझ ज्यादा बेहतर बन पाएगी। तो ट्रस्टीशिप की अगर हम बात करें तो ट्रस्टीशिप को समझने से पहले हमें थोड़ा पूंजीवाद को समझना पड़ेगा कि पूंजी के बारे में पूंजीवाद क्या बोलता है, कि उस पूंजी का, उस संपत्ति का निर्माण किसने किया, उस संपत्ति को किसने क्रिएट किया और वो संपत्ति किसको मिलनी चाहिए, उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, उसके बारे में हम ट्रस्टीशिप वाली अवधारणा गांधी जी की आए उससे पहले हम समझते हैं कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद क्या कहता है। तो पूंजीवाद क्या मानता है, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म को मानता है, स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद को। यानी कि इसका मूल कंसेप्ट यह है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका क्रिएशन किसने किया। तो पूंजीवाद ये मानता है कि इस संसाधनों का, रिसोर्सेज का क्रिएशन इंसान ने किया है और इंसान ने अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से, अपने कौशल से उस रिसोर्स को बनाया है। तो जिस व्यक्ति ने उस रिसोर्स को बनाया है, क्रिएट किया है, उस रिसोर्स की ओनरशिप भी उसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने अपने क्षमताओं का, अपने गुणों का विकास करके और उस संसाधन को बनाया है, तो ओनरशिप भी वही होगी। तो ये पूंजीवाद की मूल अवधारणा है, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, और यानी कि स्वतःमूलक व्यक्तिवाद। अब अगर गांधी जी को अपने ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट आगे रखना है तो उन्हें पहले पूंजीवाद के इस आधार पर प्रहार करना पड़ेगा, इस आधार का खंडन करना पड़ेगा कि नहीं, स्वतःमूलक व्यक्तिवाद सही नहीं है। तो इसके लिए गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी इसका खंडन कैसे करेंगे। गांधी जी ने बताया कि रिसोर्सेज हैं वो क्रिएशन है। किसकी क्रिएशन है, पूंजीवाद बोलता है कि इंसान की क्रिएशन है, इंसान ने रिसोर्सेज को बनाया, जबकि गांधी जी बोलते हैं रिसोर्स है वो प्रकृति ने बनाए हैं, नेचर ने बनाए हैं, और मानव की जो कैपेबिलिटीज है ना, वो कैपेबिलिटीज भी ईश्वर ने बनाई है ना। रिसोर्स बनाए प्रकृति ने और प्रकृति को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। इंसान की जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई, है ना। तो गॉड ने ये सारी चीजें बनाई है। गॉड ने जब उनके कंसेप्ट उसका खंडन किया, उसके ऊपर प्रहार किया, है ना। कोई बोले कि नहीं, सेवा क्षेत्र की जो चीजें हैं, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी आई है ना, या फेसबुक है, गूगल है, ये चीजें तो प्रकृति ने नहीं बनाई,
ये तो इंसानों ने अपनी क्षमता से, अपने गुणों से, अपनी मेहनत से डेवलप की। तो इसलिए गांधी जी ने ये चीज भी पहले ही क्लियर कर दी कि मानव की क्षमताएं भी ईश्वर द्वारा निर्मित हैं, ईश्वर द्वारा एक तरह से गिफ्ट की गई है, और ईश्वर सभी अपनी संतानों, मतलब और सारे इंसान ईश्वर की संतान है। तो इंसानों की क्षमताओं के द्वारा जो भी पूंजी बनेगी, जो भी संपत्ति बनेगी, रिसोर्स बनेगा, उसके ऊपर सभी का बराबर हक होगा। तो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि जिन व्यक्तियों ने संपत्ति का निर्माण किया है वे उसके स्वामी नहीं है, ओनर नहीं है, बल्कि वो उसके ट्रस्टी है। और इस संपत्ति का, इस प्रॉपर्टी का, इस एसेट का प्रयोग मानवों की जरूरतें पूरे करने के लिए होना चाहिए, उनकी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए। द पर्सन हु हैज क्रिएटेड द वेल्थ आर नॉट इट्स ओनर बट ट्रस्टीज। दिस वेल्थ शुड बी यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ ह्यूमन। तो यहीं से निकल के आया उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। मान लो कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री का मालिक है, तो वो मालिक ना होकर, स्वामी ना होकर, वो उसका ट्रस्टी है, और उस फैक्ट्री से जो भी लाभ मिल रहा है उस लाभ का वितरण बाकी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। अब आता है कि स्वामित्व के ऊपर गांधी जी ने प्रहार किया कि स्वामी कोई भी व्यक्ति नहीं है, स्वामी सिर्फ ईश्वर है, और ईश्वर ही अगर उसका स्वामी है तो सारी वेल्थ है वो इंसानों में बंटनी चाहिए। लेकिन अब वो बटेगी कैसे, वो प्रॉपर्टी कैसे इंसानों के भीतर बटेगी, उस बांटने के ऊपर भी विवाद होता है। कैपिटलिज्म अपना अलग कंसेप्ट देता है, मार्क्सवाद कम्युनिज्म अलग कंसेप्ट देता है, और गांधी अपना अलग कंसेप्ट देते हैं। तो अभी जैसे कैपिटलिज्म में तो हमने देखा पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म को स्वीकार करता है कि जिस व्यक्ति ने रिसोर्स बनाए, जिसने वो संपत्ति क्रिएट की, वो उसे मिलनी चाहिए। जबकि मार्क्सवाद क्या बोलता है, मार्क्सवाद बोलता है कि जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो उस व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से मिलनी चाहिए ना। तो मार्क्सवाद का क्या नारा था, क्षमता के अनुसार कार्य और जरूरत के अनुसार वेतन या फिर उसे चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन गांधी का आधार इन दोनों से ज्यादा व्यापक है, ज्यादा अधिक विस्तृत है ना। गांधी जी का जब आप इस कंसेप्ट को समझोगे तो आप एक तरह से मानने को मजबूर होगे कि गांधी आज भी क्यों प्रासंगिक है। पूंजीवाद का जो स्वतःमूलक व्यक्तिवाद था, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म है, वो किस चीज पे टिका है, वो लालच के ऊपर टिका है ना। कि व्यक्ति ने संपत्ति बनाई क्योंकि उसको लालच था, उसने संपत्ति बनाई, अब वो उसका स्वामी है, तो उसका लालच और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और उस लालच के बढ़ने के कारण क्या आएगा, कंज्यूमरिज्म आएगा, है ना, मेटेरियलिज्म आएगा, भौतिकतावाद आएगा, सुखवाद आएगा, ठीक है, हेडोनिज्म आएगा और स्वार्थवाद आएगा। तो इस तरह की चीजें पूंजीवाद के स्वाभाविक लक्षण हैं, कंज्यूमरिज्म, मेटेरियलिज्म, हेडोनिज्म और स्वार्थवाद। और इस चीज का क्या दुष्परिणाम निकला जो आज हम देख रहे हैं, इससे सबसे पहले आएगी असमानता, है ना। और इसके अलावा क्या आएगा, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण। इसके अलावा क्या आएगा, शोषण, है ना, मजदूरों का और नीचे के तबके के लोगों का शोषण इसमें पूंजीपति वर्ग के द्वारा, बुर्जुआ वर्ग के द्वारा किया जाएगा। इसमें संघर्ष होगा, है ना। जैसे मार्क्स ने बोला कि मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में संघर्ष होगा, या फिर यहाँ पे दो पूंजीपतियों के बीच में भी संघर्ष हो सकता है, प्रतिस्पर्धा होगी। और जब संघर्ष और प्रतिस्पर्धा होगी तो वहां पे वायलेंस भी होता है ना। जब सुखवाद, स्वार्थवाद, उपभोक्तावाद वाली चीजें होगी तो ये चीजें स्वाभाविक है। तो ये पूंजीवाद है जो लालच के ऊपर टिका है, और इसके काफी ज्यादा दुष्परिणाम सामने आते हैं। गांधी जी ने अपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कंसेप्ट दिया, गांधी जी ने बोला कि रिसोर्स है, जो भी संपत्ति है, रिसोर्स है, संसाधन है, वो लिमिटेड है ना। वो तो एक सीमित ही है ना। अर्थ है पे जितने संसाधन है वो तो एक सीमा है उसकी। अर्थ जितने संसाधन क्रिएट कर सकती है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। और संसाधन लिमिटेड है, और अगर हम इच्छा के आधार पे बांटेंगे, जैसा पूंजीवाद कह रहा था कि व्यक्ति की इच्छा या फिर के आधार पे बांटो तो उससे लालच उत्पन्न होगा, और लालच उत्पन्न होगा तो फिर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। गांधी जी ने बोला रिसोर्स लिमिटेड है, और अगर इच्छा के आधार पे बांटेंगे तो इच्छाएं असीमित है, ठीक। तो
इस तरह से असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों के माध्यम से पूरा करना संभव नहीं है। अगर हमने इच्छाओं के आधार पर लोगों को संसाधन बांटने शुरू कर दिए तो तब इसका क्या समाधान होगा, है ना। गांधी जी का व्यापक नजरिया देखिए, उनका सोच कितना ज्यादा व्यापक थी कि उन्होंने पहले ही पहचान लिया था कि रिसोर्स संपत्ति यहाँ पे सीमित है पृथ्वी के ऊपर, ये व्यक्तियों की इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। तब गांधी जी ने क्या बोला कि अगर हमें ये सीमित संसाधन सभी में बांटने हैं तो इसका क्या समाधान हो सकता है, हम इन इच्छाओं को कंट्रोल करें, इन इच्छाओं को लिमिटेड करें। जब ये इच्छाएं एक बार लिमिटेड हो जाएगी तो हम इन लिमिटेड संसाधनों को सभी व्यक्तियों में बांट सकते हैं और उनकी बेसिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो गांधी जी का यहीं पे कंसेप्ट आता है स्वराजी व्यक्ति का, है ना, कि स्वराज क्या है और स्वराजी व्यक्ति क्या है, उसका कंसेप्ट यहीं निकल के आता है। तो गांधी जी बोलते हैं इच्छाएं लिमिटेड करनी पड़ेगी, सीमित करनी पड़ेगी, तो व्यक्ति को आत्म नियंत्रण करना पड़ेगा, सेल्फ रिस्ट्रेंट करना पड़ेगा, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं पे। तो उसके लिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और उसे अपनी जरूरतें सीमित करनी पड़ेगी कि वो उसके जीवन में कितनी जरूरतें हैं उसको लिमिटेड रखे। उसे लालच नहीं करना चाहिए, यानी कि वो संसाधन जमा नहीं करेगा। जो स्वराजी व्यक्ति होगा उसे लालच नहीं होगा और वो रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं करेगा, यानी कि वो अपरिग्रह का पालन करेगा, वो अस्तेय का पालन करेगा, यानी कि चोरी नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, सत्य का पालन करेगा और वो संघर्ष नहीं करेगा। जब चीजें इकट्ठी करनी हो, लालच हो, तभी तो संघर्ष होगा ना, और जब संघर्ष होगी तो हिंसा होगी, वायलेंस होगी। तो व्यक्ति को, जो स्वराजी व्यक्ति होगा, वो नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन करेगा। तो स्वराजी व्यक्ति के ये 5 गुण हैं: ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य और अहिंसा। तो ये गांधी जी ने बोला कि इच्छाएं असीमित हैं, रिसोर्स सीमित हैं, तो इन सीमित संसाधनों को असीमित इच्छाओं के आधार पर बांट नहीं सकते, इसलिए व्यक्ति को स्वराजी व्यक्ति बनना पड़ेगा और उसे इन 5 मूल्यों का पालन करना पड़ेगा। तब आएगा स्वराज। जब व्यक्ति स्वराजी जीवन जीने लगेंगे तो आएगा स्वराज। स्वराज का मतलब है सीमित जरूरतों के हिसाब से अपना जीवन जीना, है ना। व्यक्ति ने अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं सीमित कर ली और उसके अनुसार वो अपना जीवन जी रहा है। अब जब सभी व्यक्ति स्वराजी जीवन जी रहे हैं, स्वराज आ चुका है, तो हम उन लिमिटेड संसाधनों को सभी व्यक्तियों की बेसिक जरूरतें पूरी करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। तो इसलिए गांधी जी बोलते हैं कि समाजवाद यानी कि सोशलिज्म केवल स्वराजी लोगों की दुनिया में ही कार्य कर सकता है। यानी कि जहां पे स्वराज होगा, जहां पे लोग स्वराजी होंगे, जो अपनी इच्छाओं पे, अपनी जरूरतों को सीमित रखेंगे, इच्छाओं पे कंट्रोल रखेंगे, वहां पे ही स्वराज आ सकता है। मार्क्सवाद यहीं पे फेल कर गया कि मार्क्सवाद ने व्यक्ति की जरूरतें और इच्छाएं सीमित करने पे कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मार्क्सवाद ने ये तो बोला कि जरूरत के हिसाब से लोगों को चीजें मिलेगी, लेकिन वो जरूरत कितनी होगी, उसकी इच्छाएं सीमित कैसे करेंगे, वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं था। तो गांधी जी का नजरिया आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा व्यापक था इस मामले में। अब जब ये स्वराजी व्यक्ति बन जाएगा और समाज में स्वराज आ जाएगा, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, अपरिग्रह यानी कि नॉन पोजेसिवनेस, अस्तेय यानी कि नॉन स्टीलिंग, सत्य यानी कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस, इन सारी चीजों का पालन वो करेगा। तो सारे व्यक्ति जब इस तरह के मूल्यों को जीवन में धारण करेंगे तो सभी का आध्यात्मिक उदय होगा, स्पिरिचुअल राइज होगा। तो सभी व्यक्तियों का जब स्पिरिचुअल राइज होगा, स्वराजी जीवन जिएंगे और उन स्वराजी जीवन जीने के कारण सबकी जरूरतें सीमित हो गई, इच्छाएं सीमित हो गई, तो अब हम उन सीमित संसाधनों से सभी की सीमित जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो जब हम वो भी कर देंगे तो उनका भौतिक कल्याण भी हो जाएगा, है ना। तो संसाधन सभी के मिल गए, सभी को बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, तो उनका भौतिक कल्याण हो गया, है ना, फिजिकल वेलबींग, और सभी का आध्यात्मिक उदय हो गया, क्योंकि सभी स्वराजी जीवन जी रहे हैं, सभी ने अपनी इच्छाएं सीमित कर ली, तो उनका आत्मिक, आध्यात्मिक या नैतिक उत्थान होगा। अब वो नैतिक होंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो वायलेंस नहीं करेंगे,
वो चीजें संग्रहित नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, इच्छाओं को सीमित रखेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो यही गांधी जी का सर्वोदय है कि सभी व्यक्तियों का भौतिक कल्याण और सभी का आध्यात्मिक उत्थान, है ना, आध्यात्मिक उदय। तो मार्क्सवाद में सिर्फ किस चीज की बात की गई थी? मार्क्सवाद में सभी के भौतिक कल्याण की बात की गई थी, उसमें आध्यात्मिक उदय की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये गांधी जी का सर्वोदय है। आप समझ सकते हो कि कैसे समाजवाद के भीतर ही स्वराज की अवधारणा है, कैसे स्वराज और समाजवाद के भीतर ही सर्वोदय की अवधारणा है। तो ये सारे कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। अब आगे हम देखेंगे कि राम राज्य और वर्ण व्यवस्था भी कैसे इससे जुड़ी हुई है। अब आता है कि ये जो सारा ढांचा चलेगा ना, कि व्यक्ति अपनी सारी जरूरतें सीमित भी करेंगे, उनको संसाधन कोई बांटेगा भी, कोई ट्रस्टी बनेगा, तो ये ढांचा चलेगा कैसे, ये चीजें चलेगी कैसे, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? तो गांधी जी बोलते हैं कि ये सारा ढांचा राज्य से यानी कि स्टेट से नहीं चलेगा, स्टेट ये काम नहीं कर सकता और स्टेट की जरूरत भी नहीं है। गांधी जी मानते हैं कि राज्य हिंसा या वायलेंस के ऊपर टिकी हुई एक संस्था है और हमें उसे हटा देना चाहिए। तो सरकार से या फिर स्टेट से ये चीज नहीं चलेगी, इसलिए गांधी जी राज्य के समर्थक नहीं हैं, वो अनार्किज्म में, अराजकतावाद में विश्वास रखते हैं। मार्क्स भी अराजकतावाद में विश्वास रखता है और गांधी जी भी। तो गांधी जी बोलते हैं कि ये सारा जो ढांचा है ये चलेगा समाज से, है ना, कुछ समाज के सामाजिक नियम हो गए, उन सामाजिक नियमों से ये सारा ढांचा चलेगा कि सभी व्यक्ति स्वराजी जीवन जी रहे हैं और प्रकृति ने जो हमें सीमित संसाधन दिए हैं उससे सभी की बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है और सभी का भौतिक कल्याण और सभी का आध्यात्मिक उदय होगा और सर्वोदय आएगा। तो वो जो सामाजिक नियम होगा वो सामाजिक नियम है वर्ण व्यवस्था। गांधी जी बोलते हैं वर्ण व्यवस्था एक ऐसा अच्छा सामाजिक नियम है, व्यवस्था है, जिससे ये चीजें संचालित होगी, ये सारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो वर्ण व्यवस्था क्या है ना, गांधी जी के अनुसार, फिर भाई गांधी जी से पूछो कि वर्ण व्यवस्था क्या है, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी क्या बोलते हैं कि ये एक कार्य विभाजन का नियम है, कि इसमें सिर्फ कार्य बटे हुए हैं कि किस वर्ग को कौन सा कार्य करना है, और ये सामाजिक कार्यों का बंटवारा है, क्योंकि अब सभी की जरूरतें पूरी करनी है, तो जरूरतें पूरी करनी है तो लोगों को काम तो करना पड़ेगा ना, और काम अगर करना है तो काम बांटना भी पड़ेगा। जैसे आज हमारी जरूरतें पूरी हो रही है क्योंकि कुछ लोग इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, कुछ एजुकेशन का काम कर रहे हैं, कुछ सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, तो काम तो बटे हुए हैं आज भी। तो गांधी जी बोलते हैं इसी तरह से वर्ण व्यवस्था काम बांटने का एक अच्छा सिस्टम है, अच्छी व्यवस्था है, और इसमें सामाजिक कार्यों का बंटवारा होगा, सिर्फ कि जो सामाजिक कार्य हैं उनको यहाँ पे बांटा जाएगा वर्ण व्यवस्था के द्वारा। और जब इस तरह से काम बांट लेंगे तो सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी होगी, है ना। जो वैश्य होगा वो संसाधन क्रिएट करेगा, जब संसाधन क्रिएट होंगे तभी तो वो बटेंगे। शूद्र है वो श्रम की या लेबर की जरूरतें पूरी करेगा, और जो क्षत्रिय है वो जब आपदा आएगी, जब युद्ध होगा या फिर आक्रमण होगा, अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, तो वहां पे क्षत्रिय वर्ग अपना योगदान देगा। और ब्राह्मण है वो शिक्षा, आध्यात्मिक और इस तरह की हमारी जरूरतें पूरी करेगा, है ना। तो संसाधनों की, लेबर की, आपदा के टाइम पे या फिर युद्ध के टाइम पे लड़ने की, और शिक्षा देने की, और आध्यात्मिक काम करने की, अलग अलग वर्ग अलग अलग ये जरूरतें हमारी पूरी करेंगे। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था ही है जो ये सारे सिस्टम को चलाएगी। फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी से पूछा जाए कि भाई ये वर्ण व्यवस्था है ये कैसी होगी, कार्य जन्म के अनुसार होगी या फिर व्यक्ति के चयन के अनुसार होगी, तो गांधी जी बोलते हैं कि ये जन्म आधारित होगी। ये अगर इसको उस तरह से बनाएंगे कि व्यक्ति अपने चुनाव करके किसी वर्ण में जा सकता है, तो वहां पे प्रतिस्पर्धा होगी, संघर्ष होगा, और अगर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होगी तो पूरा सिस्टम समाप्त हो जाएगा, वो स्वराजी व्यक्ति रहेगा नहीं। लेकिन जन्म आधारित होगी, लेकिन इसमें अशुद्धता, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का या फिर इसमें अपवित्रता का भाव नहीं होगा। सारे वर्ण, सारे व्यक्ति बराबर होंगे,
सबकी गरिमा बराबर होगी। ये वर्ण व्यवस्था हॉरिजॉन्टल है, ना कि वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि एक है वर्ण सबसे ऊपर है, एक सबसे नीचे है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल होगी गांधी जी की वर्ण व्यवस्था, जिसमें सबकी गरिमा बराबर और सभी एक ही समान है। और जो समाज बनेगा वर्ण व्यवस्था से वो ड्यूटी ओरिएंटेड होगा, वो कर्तव्य प्रधान समाज होगा, हॉरिजॉन्टल व्यवस्था होगी, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, कोई स्ट्रगल नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगी। और ये डिवीजन ऑफ सोशल वर्क है, ना कि पर्सनल वर्क। इसमें डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क का है, घरेलू और पर्सनल कार्यों का नहीं है। यानी कि पर्सनल जो कार्य है, घरेलू जो कार्य है, वो व्यक्ति को खुद ही करने पड़ेंगे। ये वर्ण व्यवस्था सिर्फ सोशल वर्क का, सामाजिक कार्यों का डिवीजन है। तो ब्राह्मण और शूद्र या फिर वैश्य या क्षत्रिय, इन चीजों से कार्यों का पता चलेगा। गांधी जी बोलते हैं इससे हमें ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति ये कार्य करता है, ना कि इससे गरिमा का, कि इस व्यक्ति की गरिमा ज्यादा है, इसकी कम है, ये समाज में हायरार्की में ज्यादा ऊपर आता है, ये नीचे आता है, इन चीजों का पता नहीं चलेगा। हमें सिर्फ इतना पता चलेगा ये कार्य करता है ना। जैसे हम पूछते हैं कोई क्या है, कोई बोलता है डॉक्टर है, कोई बोलता है टीचर है, तो हमें उससे क्या पता चलता है कि वो टीचिंग का काम करता है, वो डॉक्टर है, तो वो लोगों का इलाज करता है, तो हमें उससे कार्यों का पता चलता है ना, हमें ये नहीं पता चलता कि उसकी गरिमा कितनी है। यही गांधी जी यहाँ पे बोलते हैं कि ब्राह्मण होने से सिर्फ उसके कार्य पता चलेगा कि वो किस कार्य में है, और शूद्र होने से भी हमें कार्य का पता चलेगा, उसकी गरिमा का पता नहीं चलेगा। और ये हॉरिजॉन्टल व्यवस्था होगी, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हो जाएगी ना, कि वर्ण व्यवस्था भी आ गई है ना, सबका भौतिक कल्याण हो गया, सबका आध्यात्मिक उदय भी हो गया, सर्वोदय आ गया, समाजवाद आ गया, तो और सभी व्यक्ति स्वराजी जीवन जी रहे हैं, ऐसा जो समाज बनेगा, कर्तव्य प्रधान समाज होगा, उसमें सारे व्यक्ति अपने अपने कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रहा। तो ऐसा जो समाज बनेगा वो ही राम राज्य होगा। तो ऐसा कर्तव्य प्रधान समाज जहां पे संघर्ष, हिंसा, शोषण, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अभाव होगा और सभी का आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण होगा, वो ही राम राज्य है। तो ये गांधी जी का राम राज्य है, ए ड्यूटी ओरिएंटेड सोसाइटी वेयर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड वेयर देयर इज स्पिरिचुअल एंड मेटेरियल वेलबींग ऑफ ऑल इज ए राम राज्य। ठीक, तो ये गांधी जी का राम राज्य है। आप समझ पाए होंगे कि कैसे राम राज्य की अवधारणा एक व्यापक अवधारणा है, जिसके अंदर समाजवाद भी है, जिसमें सर्वोदय की अवधारणा है, जिसमें स्वराज की अवधारणा भी है, और जिसमें वर्ण व्यवस्था भी है। गांधी के राम राज्य में सारी चीजें समाहित हैं। इसमें प्रकृति के साथ अच्छा तालमेल भी है। प्रकृति की इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करे, ना कि हमारे लालच को, है ना। तो गांधी जी का ये प्रसिद्ध कथन भी है कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखती है, लेकिन ये हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो अगर अब हम कार्ल मार्क्स के साथ तुलना करें, जिन्होंने साम्यवाद की अवधारणा दी, तो कार्ल मार्क्स में स्पिरिचुअल वेलबींग का कोई कंसेप्ट नहीं है। कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम मानते हैं, धर्म को मानते ही नहीं, आध्यात्म को। तो यहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं है। कार्ल मार्क्स के अंदर इच्छाओं को नियंत्रित करने की बात नहीं है। मार्क्सवाद इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिसोर्स कैसे उनको दिए जाएंगे, क्योंकि इच्छाएं कंट्रोल नहीं होगी तो जरूरतें तो बढ़ती जाएगी, उनकी जरूरतें पूरी कैसे करेंगे फिर। कार्ल मार्क्स में साधन और साध्य की पवित्रता नहीं है। गांधी जी हृदय परिवर्तन को मानते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति क्यों देगा, तो गांधी जी उसके लिए हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन मार्क्स उसके लिए वायलेंस की बात करते हैं। तो वहां पे साधन और साध्य की पवित्रता नहीं है गांधी मार्क्स के अंदर। और कार्ल मार्क्स रुचि के अनुसार कार्य करने की बात करते हैं, जबकि गांधी जी रुचि की बजाय व्यक्ति के एक तरह से कर्तव्य, है ना, वर्ण व्यवस्था में सभी के कार्य फिक्स हैं, वहां पे रुचि का या फिर व्यक्ति के इंटरेस्ट का कोई स्कोप नहीं है, उसे अपना कर्तव्य पालन करना पड़ेगा, और जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित है। तो ये सारी डिफरेंस है गांधी जी और कार्ल मार्क्स के अंदर। और
गांधी जी के अनुसार यही समाजवाद था कि एक ऐसा समतामूलक समाज जिसमें स्वराज हो, यानी कि सबकी इच्छाएं सीमित हो, सबकी जरूरतें सीमित हो, ट्रस्टीशिप होगा, यानी कि सबको संसाधन वितरण होंगे, और वर्ण व्यवस्था होगी जहां से कार्य विभाजन होगा, कार्यों का पता चलेगा, कार्य कौन कौन क्या करेगा, क्या किसका कर्तव्य होगा, वो होगा। यही समाजवाद बनेगा, यही राम राज्य आएगा यहीं से। इन सब के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा? स्टेट को हटाना पड़ेगा, जैसे अभी बताया था कि राज्य से ये चीजें संचालित नहीं होगी। पूंजीवाद को हटाना पड़ेगा, लालच को हटाना पड़ेगा, कैपिटलिज्म को हटाना पड़ेगा, मार्केट और बाजार को भी हटाना पड़ेगा। बाजार से ये चीजें नहीं चलेगी, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष होता है, हिंसा होती है, झूठ बोला जाता है। और उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो लालच और इच्छाओं के ऊपर टिका हुआ है। और अगर हमने ये चीजें हटा दी, तभी लालच हटेगा, संघर्ष हटेगा, वायलेंस हटेगी, स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण असंतुलन, असमानता, शोषण, प्रभुत्व, है ना। तो डोमिनेंस, एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें अपने आप हट जाएगी अगर हम गांधी जी के कंसेप्ट को लागू करते हैं। अब आता है लास्ट में कि गांधी जी विदेश व्यापार के भी अगेंस्ट थे, वो स्वदेशी और ग्राम अर्थव्यवस्था के काफी हिमायती थे, है ना। क्यों थे? गांधी जी बोलते थे कि गांव से कपास जाती है, उसमें व्यापारियों की एक लंबी चेन है, वो बंदरगाह तक पहुंचती है, फिर बंदरगाह से वो इंग्लैंड जाती है, इंग्लैंड जाके उसका ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और फिर एक व्यापारियों की लंबी श्रृंखला से वो उसी गांव तक वापस आती है कपड़ा बनके। तो ये जो लंबी चेन बनी, इसमें व्यापारी लगातार झूठ बोलते हैं कि चीजों की कीमतें बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और आखिर में जब व्यक्ति को वो वस्तु मिलती है तो उसका दाम एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए गांधी जी व्यापार, विदेश व्यापार के काफी विरोधी थे और स्वदेशी और ग्राम अर्थव्यवस्था के हिमायती थे। वो बोलते थे अगर गांव में ही वो चीजें बनेगी, गांव में ही वो बेसिक जरूरतों की चीजें बनेगी, तो उनकी कीमतें बहुत कम रहेगी। उस उत्पाद यानी कि कपास और उस सूती कपड़े के बीच में अंतर ज्यादा नहीं होगा कीमत के अंदर। तो इसलिए वो स्वदेशी और ग्राम अर्थव्यवस्था के काफी हिमायती थे। और इसी तरह गांधी जी न्यायालयी व्यवस्था के भी विरुद्ध थे, जहां पे वकील लगातार झूठ बोलते हैं, है ना, लोगों का शोषण करते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है, चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो गांधी जी ने इसका विकल्प पंचायत व्यवस्था से न्याय करने को दिया था। गांधी जी बोलते थे कि पंचायत में जब न्याय होगा तो एक ही दिन में फैसला आ जाएगा, गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहां पे झूठ छिप नहीं पाएगा, है ना। और अपनी भाषा में वाद विवाद होगा, तो जब अपनी भाषा में वाद विवाद होगा तो लोगों को समझ भी आएगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो इसलिए ये गांधी जी न्यायालयी व्यवस्था और विदेश व्यापार जैसी चीजों के भी विरोधी थे, है ना। तो गांधी जी का ये मॉडल कि व्यक्ति को सुधारो, संस्था को नहीं, क्योंकि व्यक्ति अगर सही है तो चीजें अपने आप सही चलेगी। लेकिन अगर व्यक्ति सही नहीं है तो आप कितनी अच्छा इंस्टीट्यूशन बना लो, कितना अच्छा संविधान बना लो, कितनी अच्छी सरकार बना लो, वो चल नहीं पाएगी जब तक व्यक्ति नैतिक नहीं होगा, स्वराजी नहीं होगा। तो आप विदेशों में अगर देखो तो यही मॉडल ज्यादा अच्छा और कारगर होता जा रहा है। समय के साथ स्टेट है वो पीछे हट रहा है। लोग वहां पे कानून का पालन इसलिए नहीं करते कि उनको भय है किसी दंड का, बल्कि वो प्रबुद्ध स्वय हित से, एनलाइटनमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट से वो उस चीज का पालन करते हैं और उस कानून को एक तरह से फॉलो करते हैं, जिससे सारी चीजें व्यवस्था में रहती है ना। तो व्यक्ति जब स्वराजी होगा, जब वो प्रबुद्ध स्वय हित से काम करेगा, तो चीजें अपने आप चलेगी। तो इस तरह से ये चीजें थी जो गांधीवाद के बारे में हमें डिस्कस करनी थी, है ना। गांधीवाद में भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी इसकी आलोचनाएं भी हैं, वो कभी हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमने गांधीवाद को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, उनका राम राज्य क्या है, सर्वोदय क्या है, समाजवाद क्या है, और के ट्रस्टीशिप, वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या विचार हैं। आप ये समझ पाए होंगे कि सभी आपस में इंटरलिंक हैं। और इसके बाद हम फिर कभी और इसके ऊपर लेक्चर लेके आएंगे। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।